नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में चुनावी बिगुल बजते हुए आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां भी चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी देखी जा रही है। चुनाव आयोग की जहां अपनी तैयारियां हैं तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को पटखनी देने के लिए सियासी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमा नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। इस समय पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। वहीं चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से बात की हमारे सहयोगी जीएस ठाकुर ने। लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे। अपने यहाँ शुरुआती जो 4 फेज है उसमें मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। हमारी पूरी तैयारी है। 29 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें चुनाव को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आज से जो एमसीसी है आदर्श आचार संहिता है वो प्रभावशील हो गई है, तो सभी कलेक्टर्स को इसके बारे में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए। और जहां तक तैयारी का सवाल है तो जितनी गतिविधि होती है चुनाव से संबंधित, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो पुलिस के डिप्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, चाहे मतदान केंद्रों का भ्रमण हो, मतदान केंद्रों पे व्यवस्थाएं हो, तो सभी चीजें बिल्कुल उनको आकलित कर लिया गया है और उनपे सारी कार्रवाई समय सीमा में की जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप थम नहीं रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने किस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव किया यह सर्वविदित है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई के मुद्दे पर चुनाव में जाएगी। हमने 3 प्रमुख मुद्दे हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई। मैंने आपको अभी जो कांग्रेस पार्टी के मोटिवेशन के पार्ट में 3 चीजें दी है और मध्य प्रदेश में हर स्केल पे इस भावना को हम आगे तक कैसे ले जाएं उसके लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प। कांग्रेस ने बीजेपी पर चंदा चोरी का भी आरोप लगाया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कैसे आरोप लगा सकती है। विपक्ष अगर आंकड़ों और तथ्यों पर नजर डाले तो सच्चाई सामने आएगी। नहीं, कांग्रेस कैसे आरोप लगा सकती है? कांग्रेस अगर तथ्यों और आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं और ऐसे में 6000 करोड़ हमें बॉन्ड के माध्यम से मिले हैं और पूरे विपक्ष के पास जिनके पास 242 सांसद हैं उनको 14000 करोड़ मिले। तो ये जो तथ्यों का जब आंकड़ा इनको बहुत गंभीरता से समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये जो चंदा चोरी है ये विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी तो पारदर्शिता से जो लिया है सबके सामने। बहरहाल शासन प्रशासन की तैयारियां, राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता भी अब लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। देखना होगा कि इस बार जनता के मर्म को कौन भली भांति समझ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आचार संहिता का आदर्श, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी जुड़े हैं। मिलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोड़िया जी हमारे साथ हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि अब तो हमें 3 प्रमुख विषयों को लेकर के जनता के बीच में जाना है, जो कि सामाजिक, आर्थिक और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक चीजें हुई है इतने सालों में मध्य प्रदेश में और 10 साल में केंद्र में, उसे जनता परखेगी। आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में कांग्रेस के अपने आरोप है, लेकिन बीजेपी की तैयारियां अब किस दिशा में बढ़ रही हैं? देखिए अमित भाई, पहले तो शुभकामनाएं हैं कांग्रेस के लिए कि यदि वो ऐसा करते हैं और चाहते हैं जनता के बीच तो ये उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच जाना और काम करना छोड़ दिया। अब आप देखिए, कमरे में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले नेता तमाम तरह के झूठ लाभ करके एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं जी। और जिस प्रकार की स्थितियों में कांग्रेस पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी
विरोध करते करते ये देश विरोधी हो, ये देश का विरोध करके देश संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा रहे हैं और देश सेना को भी नहीं छोड़ते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति सबके सामने स्पष्ट है और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सनातन को घेरने के लिए जो रणनीति बनाई है, कभी सनातन को एड्स कह देंगे, कभी हिंदुओं को आतंकी कह देंगे, कभी भगवा को बलात्कारी कह देंगे, लगातार जिस प्रकार का प्रहार भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाता है, तो ये भी उजागर हो चुका है, जिसके कारण इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई है जिस बोझ के तले कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है, जो भारतीयता और राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, वो कहीं न कहीं खून के घूंट पी रहा है। इसलिए लगातार कांग्रेस के तमाम वो नेता जो राष्ट्रवादी और भारतीय संस्कृति को मानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी चाहते हैं, छोड़ रहे हैं, इसी कारण छोड़ रहे हैं। और लगातार ये हजारों, मतलब मध्य प्रदेश में आप मानिए 6000 से ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। तो कांग्रेस में बचा कौन है? और जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि हम समतल कर रहे हैं, ऐसी इमारत खड़ी कर रहे हैं, इसलिए समतल हो रहा है और ऐसे कार्यकर्ता जा रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब आप देखिएगा, सफल और खींच से भरा हुआ नेता जो अपने पार्टी को कहता था कि पार्टी चाहे जेल लेने, वो व्यक्ति को आज खुशी हो रही है, उसके तमाम नेता, उसका परिवार घटता जा रहा है। तो समतल में इस प्रकार से आपने देखा हो, किसी इमारत को गिराते हैं तो बुलडोजर और जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं। कि वही बुलडोजर शब्दवली है जो हिंदू विरोधी है, वही जेसीबी है जो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को उनकी स्थितियों पर परिवारवाद हावी है, तुष्टीकरण की राजनीति हावी है। आज वो घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। चलिए जवाब बुनियाद पे कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछेंगे तो इतना झूठ प्राप्त करेंगे, जनता में स्वीकारता नहीं है कि वही मुद्दे लाएंगे 2000। चलिए अभिनव जी, जनता में स्वीकारता नहीं है, आपकी अपने पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से विश्वास जता पाएंगे मतदाताओं में? जी देखिए, मैं सारे सवालों का जवाब दूं। अनिल जी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जी, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि नहीं रहा होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकली हो, उसमें लाखों लाख कार्यकर्ता, जनता सभी ने भरपूर सपोर्ट दिया। तभी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटों पर जमानत जब्त हुई, तेलंगाना में एक प्रादेशिक पार्टी आ रही, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार चली गई। तो पिछले 6 महीने में जहां 7 राज्यों में चुनाव हुए, 3 में भाजपा जीती, 3 में कांग्रेस जीती। हमने हो हल्ला नहीं किया इनकी तरह। ठीक है, आप घमंड अहंकार से भरे हुए हैं क्योंकि आपके पास इवेंट मैनेजमेंट की एक बड़ी कंपनी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और चीजें सामने आई 4 दिन के अंदर, उसमें सब कुछ सामने है कि पाकिस्तान में चंदा देने वाली पार्टी कौन है, किस तरीके से पाकिस्तान परस्त लोग हैं ये लोग। उसके बाद आधार पूरा वाला स्कैंडल सामने आया कि मिलन जी आऊंगा आपके पास, फिर रुकूंगा आपके पास रुपए में आए। जब कोविड काल चल रहा था तो जनता के दुख से खेलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कई ऐसे मामले हैं जो सामने आ गए। लॉटरी सट्टा जुआ खिलाने वाली जो कंपनी है, उसके लोगों ने इनको किस तरीके से चंदा दिया, निर्मला सीतारमण जी के साथ कैसे उनकी फोटो आई। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और समस्त कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म से डूब जाना चाहिए कि पूरे देश की जनता के साथ जो धोखा ये पार्टी कर रही है वो जनता के बीच में। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जमीन पर किस तरीके से है। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ही निकली है, उसमें ही लाखों लाख कार्यकर्ता ग्वालियर से रतलाम तक थे, सबने देखा, खुली आंखों से देखा। अग्निवीर बच्चे, युवा, आप देखिए यूपी के अंदर जो 70 लाख बच्चे थे जो परेशान हुए स्कैंडल से, वो भी सामने है। आज ये ना महंगाई की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षक, 1 लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आपको अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी ना सर, आप यहाँ एंकरिंग छोड़ दोगे 2 महीने में कि मुझे तनख्वाह चाहिए, लेकिन वो बेचारे तनख्वाह नहीं मिलने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं। बेरोजगारों की जो बातें ये करते हैं, ठीक है, इस पर मिलन जी से जवाब लूंगा मैं कि बेरोजगारी है और अभी तक जनता के मर्म को नहीं समझा गया। राजेंद्र जी का मैं रुक कर लेता हूं। तब तक राजेंद्र जी, अभी फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में पहले की तरह जो प्रचार होता था, प्रसार होता था, वो नहीं हो पा रहा है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस बीच दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों को आप कहां तक आंकते हैं? जी राजेंद्र जी। क्या बोलिए जी राजेंद्र जी, आदर्श आचार संहिता के बीच जो दोनों दलों की तैयारियां हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? कौन सी पार्टी आपको आगे दिख रही है फिलहाल? नहीं, पार्टी तो देश के अंदर एक ही पार्टी आगे दिख रही है जी, जो हिंदुत्व पर काम कर रही है और हिंदुत्वता पे झंडा परचम लहराकर चुनाव लड़ रही है जी। पहले इसको समझना चाहिए कि आचार संहिता आखिर करके है क्या।
ये समझना चाहिए। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना पड़ेगा। जी। जब यहाँ पर ये बात आती है तो जैसे न्याय यात्रा की बात कही आप, जी, भारत जोड़ो यात्रा की बात कही मेरे साथी ने, वो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें कांग्रेस को माइलेज मिलता है, होना भी चाहिए। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष को बराबरी का साथ देना चाहिए। परंतु कर्नाटक और तेलंगाना चुनाव उसका परिणाम नहीं है कि न्याय यात्रा या आपकी भारत जोड़ो यात्रा से कुछ लाखों कार्यकर्ता जुट रहे हैं, लाखों कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, रात यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वोट में कितना कन्वर्ट होगा वो तो नतीजे ही बताएंगे, जो मैं समझता हूँ। इस चुनाव के आंकड़े बताएंगे कि आखिर करके क्या चुनाव होगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा। जी। तेलंगाना का सवाल है तो तेलंगाना में तो वही हाल होने वाला है जिस तरीके से दूसरे राज्यों में हुआ है। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता थे और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया। और जिस तरीके से उन्होंने अभी हाल ही में मोदी जी की तारीफ की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को सराहा है और कहा है कि गुजरात के मॉडल को मैं अडॉप्ट करके तेलंगाना को उस तरीके से बनाऊंगा, तो उससे कांग्रेसियों को सबक लेना चाहिए कि आखिर करके क्या होने वाला है वहां पर तेलंगाना में। क्या तेलंगाना में इस तरीके का विस्फोट होगा कि कांग्रेस के हाथ से वापस दोबारा सत्ता चली जाएगी और राज्य जो है उनके पास से चला जाएगा। कर्नाटक की स्थिति है, कर्नाटक का में अच्छा चल रहा है, अभी तक बहुत अच्छा है जी। अपने बिहार में देखने को आपको मिल ही गया है। तो कांग्रेस का डिटोरेशन धीरे धीरे नीचे, ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। इनके नेताओं को क्या है, सूझबूझ के लिए मंथन चिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस एक बड़ा दल था, कांग्रेस को अभी क्या है, मोदी युग चल रहा है। उस समय पे एक समय था कि कांग्रेस का युग चल रहा था, इंदिरा गांधी का युग था जी। एक समय सबका आता है, समय आता जाता रहता है। अब समय की बात के हिसाब से अगर देखेंगे तो इनके नेताओं के पास जिस समय चुनाव लड़ने के लिए चिंतन मनन की जरूरत थी उस समय पे यात्राएं निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और जब यात्रा निकालने का समय होता है तो विदेश यात्रा पे हो जाते हैं। तो ये आखिर करके कहाँ जा रही है कांग्रेस, किससे समझेगी, कौन समझाएगा? कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता इसको कैसे आगे लेकर जाएंगे, कार्यकर्ता इसको कैसे अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे। आपने हाल ही में देखा था कि जो आसाम वाला अगर उदाहरण देखा जाए तो आसाम वाले जो है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए? इसलिए कि कांग्रेस के नेताओं ने, उनके जो माननीय सोनिया गांधी ने उन्हें समय नहीं दिया था, इस कारण से वो छोड़ के चले गए। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान जो है महाराष्ट्र के, ऐसा सुना है मैंने, और वहां से महाराष्ट्र के मेरे एक मित्र ने भी बताया कि उन्होंने उनको बताया है कि वो पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी से समय मांग रहे हैं, उनको समय नहीं मिला है। ऐसे में कार्यकर्ता तो जाएगा ही पार्टी छोड़ के। अगर कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जाएगा और जहां उसको जगह मिलेगी वहां जाएगा, या कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन तो निकालेगा, भले ही वापस लौट के अपने घर की तरफ आएगा। पर आज जो स्थिति बन रही है कांग्रेस की, वो स्थिति बद से बदतर है। इतनी बुरी राजनीतिक स्थिति, इतने बुरे राजनीतिक दलों की स्थिति इस तरीके से नहीं रही है जिस तरीके से कांग्रेस को ठीक है। इस पर मैं जरूर जवाब लेता हूं अभिनव जी से, उसके पहले मिलन जी का रुख कर लेते हैं। मिलन जी, कांग्रेस ने एक बात कही कि हम तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल चुके हैं जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिला है। साथ ही दूसरा सवाल जैसे राजेंद्र जी भी उठा रहे हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रहा है, जो वरिष्ठ नेता है, आला कमान है, वो समय नहीं दे रहा है, ऐसे में कार्यकर्ता बहुत उदास है। तो क्या इसी वजह से आपकी पार्टी का रुख कर रहा है, और क्या आने वाले समय में भी कुछ और कार्यकर्ता जुड़ते नजर आ सकते हैं आपकी पार्टी से? देखिए अमित भाई, मैंने पहले कहा कि देखिए कोई राजनीतिक दल होता है, उसका विजन होता है, उसमें एक लीडरशिप होती है जिसकी एक्सेप्टेंस होती है और वो किसी न किसी प्रकार से जनता के बीच सक्रिय रहता है। ये तीनों चीजों का अभाव कांग्रेस पार्टी में दिखता है। आज लीडरशिप में आप राहुल गांधी जी को बार बार प्रयोग कर रहे हैं, ना ही वो देश में स्वीकार्य योग्य हो रहे हैं, ना ही पार्टी में योग्य हो रहे हैं। आज पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व 60 दशक 70 दशक पार्टी में राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी में गुजारे, आज वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसकी लीडरशिप आज भी उसकी महसूस नहीं हो रही। अभिनव भाई कुछ भी कहें, लेकिन 12 पूर्व मुख्यमंत्रियों का छोड़ना और कई केंद्रीय मंत्रियों का पार्टी को छोड़ना ये बताता है कि वो सत्ता की लोलुपता में नहीं छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभाव महसूस कर रहे हैं कि लीडरशिप में उनकी चल नहीं रही। और जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार मंच साझा कर रही है और लगातार सनातन को जिस प्रकार से प्रहार कर रही है, इससे कहीं ना कहीं देश में उस स्थिति में पहुंच रही है कि जहां वो नगण्य हो जाए। आप देखिए ना, आप
400 पार रहने वाली पार्टी आज कहाँ किसी स्थित हो गई है। और वो कहेंगे नहीं कल के दिन हम आएंगे और ये आएंगे, भैया कैसे आएंगे, आपकी बुनियाद तो बताइए। झूठ पे आधारित आएंगे, प्रलाप करके आएंगे, या ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर आएंगे कि साहब ये तो ईवीएम की सेटिंग है। भाई जब जीतो ईवीएम की सेटिंग नहीं हो, जहां आ रहे वहां ईवीएम की सेटिंग। और दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी व्यवहारिक राजनीति से आज भी भाग रही है, उसको स्वीकार नहीं की है और जनता के बीच काम करने के लिए आज वो तैयार नहीं है। कमरों में बैठते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के हाल देखेंगे कि पीसीसी दफ्तर वो कभी कभी खुलता है, ताला ही लगा रहता है। अभिनव भाई जैसे कार्यकर्ता चले जाते हैं कभी कभी, लेकिन जीतू भाई इसका तो आता पता नहीं रहता और उसकी पूरी कार्यकारिणी नहीं है। पूरा चुनाव आ गया है सुनिए साहब, और कार्यकारिणी नहीं है। तो ऐसा नेता कार्यकारिणी मुझे ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, लेकिन कार्यकर्ता भी नहीं है यहाँ तो लगातार चित्रकारी परिस्थितियों से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। उनके हाशिए के जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि एक असफल नेतृत्व और एक छुपा हुआ नेतृत्व, एक परिवार में बंधा हुआ नेतृत्व। माँ 21 22 साल अध्यक्ष रहती है, वो हटती है तो बेटे को बना सकती है, बेटे हटता है तो बहन सक्रिय हो जाती है। ठीक है, अभिनव जी का मैं रुक कर लेता हूं। अभिनव जी, काफी सवाल कांग्रेस पर उठ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र रागल जी ने जैसे कहा कि पार्टी का जो ग्राफ है अभिनव जी लगातार गिरता जा रहा है, मंथन की जरूरत है कि पार्टी किस ओर जा रही है और कार्यकर्ता क्यों पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि लगातार सक्रियता भी नहीं है, पीसीसी दफ्तर गई जैसे उन्होंने कहा कि वहां पर कोई है नहीं, कोई कार्यकारिणी आप लोगों की नहीं है। तो इन पूरे कमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई आज जो कार्यकर्ता का मनोबल है वो गिर चुका है, पार्टी को नए सिरे से उठाने की जरूरत है? देखिए, आपकी डिबेट में सबसे पहले जैसे ही शुरुआत हुई तो मेरा जो रिएक्शन था वो सबसे पहले मिलन भार्गव जी के कमेंट पर ही था कि मैंने उनको सारी बातें बताई कि हमारा कार्यकर्ता कहाँ है, कैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रहा है, उसके बाद किस तरीके के मुद्दे की बात करी। मैंने जनता के मुद्दे की बात करी, मैंने महंगाई की बात करी, मैंने कर्मचारियों के मुद्दे की बात करी, मैंने किसानों के एमएसपी की बात करी, मैंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में जो चंदा आया है पाकिस्तान से चंदा आया है, सट्टा जुए वालों का चंदा आया, उस बात को मेरे साथी भाई, बहुत जबरदस्त प्रवक्ता मानता हूं मैं मिलन जी को, और मैं काफी सालों से देख रहा हूं, और बहुत खूबसूरती से उस बात को उन्होंने घुमा दिया, उस बात को खत्म कर दिया। क्योंकि मुद्दों की बात नहीं करनी है, सिर्फ कांग्रेस को कोसना है और कांग्रेस के लोगों को कोसना है, तो इससे राजनीति आगे नहीं बढ़ती। कांग्रेस के अंदर क्या है, कांग्रेस एक समंदर है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, तब भी कांग्रेस पार्टी में लाखों लाख कार्यकर्ता थे। कांग्रेस का अच्छा बुरा समय जब भी आया, चाहे 77 का दौर हो, चाहे 94 93 का दौर हो, 98 का दौर हो, उसके बाद आज भी वो दौर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस एक विचारधारा के साथ चलती है जिसमें लाखों लाख लोग जुड़ते हैं। आज भी 40% वोट मध्य प्रदेश में मिला है और 41% वोट भाजपा को मिला है। तो मैं जानता हूं कि हमारी जो ताकत है वो जनता के मुद्दे हैं, और हमें राजनीति जो करनी चाहिए वो जनता के मुद्दे पर ही करनी चाहिए। तो मेरा एक निवेदन है कि मिलन जी इस पे बात करें कि कर्मचारियों को तनख्वाह कब मिलेगी, किसानों की एमएसपी कब बढ़ेगी, कब 450 का सिलेंडर होगा, कब युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो ये बेहतर होगा। कांग्रेस के अंदर चुनाव जब होते हैं तो लोग आते हैं और जाते हैं। इनकी पार्टी में पार्टी के दिग्गज लोग, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी लाव लश्कर के साथ आए थे, भंवर सिंह शेखावत जी, देवेंद्र रघुवंशी जी, शर्मा जी, तब ये सब लोग चुप थे। यहाँ बैठे हुए अर्गल जी भी जानते हैं कि वो भी घबराए हुए थे। अर्गल जी की हो क्या रहा है ये सब, भाजपा ऐसी टूट क्यों रही है? आज अभी आप देखिए, राज्यसभा के सांसद ने पार्टी छोड़ दी भाजपा के, कितनी बड़ी बात है। एक निर्वाचित सांसद जो राज्यसभा में है उसने पार्टी छोड़ दी, कितना बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे अगर 2 4 5 लोग 7 8 लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, वो पाकिस्तान के जाम हो जाती थी। अर्गल जी खुद जानते हैं ये वाली बात, तब इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो अब क्यों होगा? चलिए मिलन जी, सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं, जवाब दीजिए जी। अमित भाई, 6000 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी, अभिनव भाई पहले अपडेट हो जाए। और दूसरी बात, जिन नेताओं का वो नाम ले रहा है कि कांग्रेस पार्टी में आए थे, देखिए वो उतारू है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की वेटिंग लिस्ट में है, वो उनको लिया जाएगा, समय पे लिया जाएगा, ये नेतृत्व हमारा तय करेगा। लेकिन आप अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए आज भी टीवी कैमरे पे झूठ और प्रलाप कर रहे हैं। क्यों आप एक धरातल पर रहकर व्यवहारिक राजनीति नहीं करना चाह रहे? क्यों नहीं सत्य को पहचानना है? भैया सनातन को एड्स कहने वालों को बाहर करिए ना, और इस देश के प्रधानमंत्री को चोर उचक्का जैसे शब्दों से प्रयोग करने वालों को बाहर करिए। आप क्या देश के प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री नहीं है? क्या आप पाकिस्तान परस बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से चंदा? अरे चंदा तो आपने लिया अभी
रुक तो जाइए, एक और केस लगने वाला है। रुक तो जाइए, सुप्रीम कोर्ट सब बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट सारी बातें बताता जा रहा है, हमारे भूत तमाचा पड़ रहा है, आज ही पड़ा है यहाँ पे, रोज पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। अभी तो इतनी बातें वाला दल और 242 वाले दल को 14,000 करोड़ कहाँ से आ गए भाई? 14,000 करोड़ हिसाब तो दीजिए। चलिए ठीक है, विषय पर हम रहे। मैं राजेंद्र जी का रुख कर लेता हूँ। राजेंद्र जी, अब आचार संहिता के बीच भी कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, ऐसे में क्या लगता है, क्या जो हिंदुइज्म का एजेंडा है वो अब भी इन तमाम मुद्दों पर भारी है? जी राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, फिर से बताइए। मैं राजेंद्र जी, कांग्रेस जैसा कि अभिनव जी अभी ने कहा कि मुद्दों पर अभी भी वो लगी हुई है, बात कर रही है, और अभी जैसे कि आपने पहले चर्चा में कहा कि हिंदुइज्म का जो एजेंडा बीजेपी ने उठाया पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से, उसके दम पर पार्टी आज बहुत आगे आ चुकी है, लेकिन फिर जो बुनियादी मुद्दे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो इसमें पिछड़ते जा रहे हैं? अभिनव जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बात सही है कि विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से बयार आई थी कांग्रेस में जाने की, कुछ अवसरवादी नेता ऐसे होते हैं जिनको पार्टियों को राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए, खास करके कि वो वक्त को तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं। मुद्दा और मुद्दई, जब चुनाव आता है तो दोनों चीजें गायब होते हैं, क्योंकि मुद्दे कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ा जाता है इश्यूज पे। इश्यूज क्या है? हिंदुत्व। हिंदुत्व पे चुनाव लड़ा जा रहा है, हिंदुत्व जो सनातनी पे, उस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जातिवाद पे आपने देखा है कि पूरा चुनाव लड़ा जाता है, सिर्फ जातियों के समीकरण पे चुनाव होता है देश में। सारी महंगाई, बेरोजगारी, किसी को वेतन नहीं मिलना, ये सब चीजें धराशायी हो जाती है। अगर यही सब चीजें मुद्दों में आती, वो जमाना गया, सड़क, बिजली, पानी के ऊपर चुनाव हो जाया करते थे, वो समय चला गया। अब समय सिर्फ इस बात का बचा है कि आप अपना प्रचार प्रसार किसी भी इशू को लेकर कितना बड़ा कर सकते हैं, कितनी अच्छी ब्रांडिंग हो सकती है आपकी, वो सारा तामझाम भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो बखूबी से निभाते हैं। कांग्रेस उसमें बहुत पीछे है। कांग्रेस को आगे आने में बहुत समय लगेगा मेरे भाई। मैं तो आपको साफ कहता हूं इस बात के लिए कि वाकपटुता से पार्टियां नहीं चलती, वोटर से पार्टी चलती। वोटर और कार्यकर्ता चाहिए। वोटर और कार्यकर्ता कहाँ है? उसका अभाव है इस समय। उसका अभाव को, उसको वापस कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आपकी पार्टी के अंदर आपके साथ जोड़ने के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। बेरोजगार कहाँ दिखता है? कहां पर दिखती है बेरोजगारी? अरे कहने को आंकड़ों में हमको और आपको दिखती है, बाकी पूरे देश में देखेंगे आप तो सब जगह पे। अगर आप देखेंगे जिस दिन राम मंदिर का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा थी, पूरे देश के अंदर किस तरीके से क्या माहौल था, भोपाल से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, लेह से लद्दाख तक, किस तरीके का माहौल था। तो क्या बेरोजगारी देखने को मिली थी क्या? उसमें कोई चिल्ला रहा था क्या? हर बच्चा राम का था और राम के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा था। राम के ऊपर ही चुनाव है। तो आपको इसको समझना चाहिए। इश्यूज को टेक ओवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी टीम है जो मीडिया मैनेजमेंट का काम करती है और मीडिया को संवार के रखती है। वैसा काम आपके पास अभी बहुत दूर है। नजदीक आना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के दिलों में बैठना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ेगा। देखिए, देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें ऐसा नहीं होता कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग होता है, सिख ईसाई अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है। सारी जातियों का समावेश होता है। पर अभी आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि आरएसएस का एक संगठन बनाया जो उन्होंने मुस्लिम बना, उसके 5.5 लाख मुस्लिम कार्यकर्ता उसके साथ हो गए। तो 5.5 लाख कार्यकर्ता कहां से आए उसके पास? कैसे आए? उनकी किसी न किसी भावनाओं से ओतप्रोत होकर उनके साथ आए होंगे ना। ऐसा क्यों हुआ है? ये सब बातों का जवाब राजनीतिक दलों को देना होगा आखिर करके कि क्यों उनका कॉन्फिडेंस लेवल भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना ऊपर जा रहा है। ग्राफ दिन पे दिन भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का ग्राफ नीचे आता जा रहा है। चलिए, फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच अब दोनों ही पार्टियां अपने प्रचार में हैं। जनता के मर्म को समझने की जरूरत है कि इस बार जनता किस आधार पर वोट करती है। क्या सिर्फ हिंदुइज्म का ही फैक्टर होता है या फिर जो बुनियादी मुद्दे कांग्रेस उठा रही है उसकी हवा बनती दिखती है? बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।